अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सियासी बहस, एक नया सियासी मामला आज के शो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और चाहेंगे आपसे कि आप कोई इसका सोल्यूशन बताएं या दरमियानी रास्ता बताएं या ये बताएं कि होना क्या चाहिए इस सिचुएशन में जो हालात का तकाजा है। और वो जो बहस है वो छिड़ गई परवेज़ मुशर्रफ साहब की वजह से। परवेज़ मुशर्रफ साहब अलील हैं, एक पेचीदा बीमारी का शिकार हैं, ज़ेर इलाज हैं। उनके हवाले से पिछले हफ्ते अफवाहें जैसे ही आई मीडिया पे तो ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया जिसमें उनके लिए हमदर्दी का इजहार किया गया था। उसके बाद DGISPR ने कहा कि ये जो हमारी लीडरशिप है वो ये चाहती है, इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि वो मुल्क में वापस आएँ। नवाज शरीफ साहब की ट्वीट उसके बाद आती है और वो ये कहते हैं कि उन्हें परवेज़ मुशर्रफ साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी या अन्नाद नहीं है और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें हुकूमत सहूलत फराहम करे अगर वो वापस आना चाहें और उनकी सेहत के लिए वो अल्लाह से दुआ गो हैं। ये ट्वीट जो है वो उनकी उस पिंड ट्वीट के नीचे है जिसमें वो कहते हैं वोट को इज्जत दो। अब इस ट्वीट के नीचे जो हार्ड लाइनर्स ऑफ PMLN हैं वो खुश नहीं हैं। इसको रीट्वीट मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी किया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया और दाद दी अपने कायद के इस बात को। लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन का और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ सहाफ़ी हैं और कुछ और शख्सियात भी हैं, वो ये कहती हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को माफ़ करने का इख्तियार शरीफ ख़ानदान के पास नहीं है। रियासत ने उनके खिलाफ मुकदमा किया, रियासत के हवाले से वो जराइम के मुर्तकिब हुए। सेठी साहब, सवाल यहाँ ये बनता है कि वो मुकदमा जिससे परवेज़ मुशर्रफ साहब के गले का फंदा होना चाहिए था वो रियासत के गले की हड्डी क्यों बना? ये मेरा ख्याल है हड्डी जो है अब वो पिघल गई है और वो हड्डी जो है वो निकल गई है। अच्छा, कौन निकल गया? ये मुस्लिम लीग नून निकल गई है? ये सारों ने मिलके, अच्छा, फौज ने और पीपल्स पार्टी ने और PTI ने और नून लीग ने, सब ने मिलके फ़र्क कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस पे तो अब आते हैं, बात करते हैं कि किस क्या रोल रहा है। जी जी। ये चारों पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ रहा है जब वो पावर में थे, जब उनके पास पावर था तो उन्होंने क्या किया और ऑपोजिशन में क्या कहते रहे। तो फिर आपको पता लगेगा हकीकत क्या है और हकीकत परस्ती क्या होती है। तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ परफेक्ट केस ऑफ हकीकत परस्ती कि जी एक हकीकत है, एक बड़ी पावरफुल हकीकत है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल है वो सबसे बेहतर उसका जो आर्टिकुलेशन है या जो उसका बयानिया है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज सेनेट के अंदर कहा, वो ज़रा सुना दीजिए। एग्जैक्टली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या कह रहे हैं, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, पार्टी की राय क्या है, सुनिए। फैसले कहीं और होंगे तो इसलिए जब वो बाहर चले गए आप रोक सके, जब आ जाएंगे आप रोक सकेंगे, तो इसलिए मतलब दिस अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। ये क्यों बेकार एक्सरसाइज है? अच्छा, आइए, उन्होंने ये कहा कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। उनको इशारा उनका ये है, ये कह रहे हैं ना कि जब वो चले गए तो रोक सके, आ रहे हैं तो रोक सकते हैं, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। उनका ये कहना है कि यहाँ पाकिस्तान की सबसे पावरफुल हकीकत है इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अफवाज और उनकी लीडरशिप, और वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और जो गलतियाँ भी होती हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं और वो नहीं चाहेंगे कि सिविलियंस किसी किस्म की ऐसी सज़ा दें उनको जिसके साथ और सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कोई तजाद आए या कोई प्रॉब्लम्स हो। और गिलानी साहब और जरदारी साहब ने ये भुगता है और अब नवाज शरीफ साहब भी ये भुगत रहे हैं और इससे दरमियान में इमरान खान साहब ने ये भुगता है। और जब ये भुगतने से ये इनकार करते हैं या रेजिस्टेंस करते हैं तो उनका हशर होता है, वो तारीख आपको उनके सामने है कि वो होता क्या है इनके साथ। अब आइए आप कि मुशर्रफ साहब की हिस्ट्री क्या है और इन सब लोगों ने क्या क्या अपना किरदार अदा किया है। देखिए, मुशर्रफ साहब ने 2007 नवंबर को एक इमरजेंसी लगा दी जी। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल करके आइन को अमेंड किया और एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला। फिर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के तहत उन्होंने पुराने जजेस की छुट्टी करा दी और कहा कि इस आइन को, जो मेरी नई आइन है, जो इसको मानता है वो सिर्फ उसको हम ओथ देंगे। तो वो एक तीसरा अमेंडमेंट किया जिसके तहत PCO जजेस वजूद में आए जो कि मुशर्रफ के हामी थे। उसको उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी थी कि उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक है। उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। उसके बाद फिर 2-3 और अमेंडमेंट्स की उन्होंने। फिर 2009 में जब इफ्तिखार मुशर्रफ साहब फिर चले गए, जरदारी साहब ने उनको NRO दे दिया और वो सेफ पैसेज करके बाहर चले गए। उसके बाद 2009 में इफ्तिखार चौधरी साहब
ने एक पिटिशन पे के ऊपर काम करते हुए ये जो सारा कुछ हुआ था इसको डिक्लेयर कर दिया। एक बहुत बड़ा बेंच बनाया उन्होंने, 14 रुकनी बेंच बनाया, और उस 14 रुकनी बेंच ने कहा ये जो कुछ सब कुछ जो मुशर्रफ ने किया था ये इलीगल था, ये तो हाई ट्रीजन। और उन्होंने ये कह के 2009 में और हुकूमत के खाते में फेंक दिया, बिकॉज हाई ट्रीजन का जो केस होता है वो अदालत खुद नहीं कर सकती, वो हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है, उसके बेसिस के ऊपर केस FIR रजिस्टर होती है और एक रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर फिर वो अदालतों में वो केस चलता है। जरदारी साहब चुप करके बैठ गए। उन्होंने सोचा होगा कि मैं ही पंगा लेना है, बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ, आगे जो हमारे साथ अशर हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, तो अब मेरा भी वो अशर ना हो जाए, तो अब ये है कि मिलजुल के काम करते हैं जो कुछ करना है। मगर उसके बावजूद तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि अदालत ने उनको इशारा किया था कि अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, आइन की मुअत्तली है और ये शिक मौजूद है कि जब आप आइन के साथ खिलवाड़ करें। जरदारी साहब ने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि 2013 के इलेक्शन आ गए, जरदारी साहब घर चले गए, ठीक है, और 2013 के इलेक्शन आ गए। अप्रैल 2013 में एक केयरटेकर गवर्नमेंट थी इस्लामाबाद में, उसके दौरान एक पिटिशन आ गई इफ्तिखार चौधरी साहब के पास, ठीक। वो पिटिशन किसने दायर की थी? वो नून की तरफ से आई थी। अच्छा, और वो पिटिशन आई थी कि जी मुशर्रफ साहब को ट्राई किया जाए ये सारी चीज़ों के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि अदालत ने कहा कि भाई हम तो नहीं कर सकते, आप कोई ना कोई, ये तो हाई ट्रीजन जो है ये तो गवर्नमेंट करती है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो हमें कहे तो फिर हम कर सकते हैं। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने 2014 में गालबन जून के अंदर, मेरा ख्याल है वो 2013 में पार्लियामेट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं। जी, 2013 जैसे ही बरसर इक़्तिदार आए, उन्होंने आते सार फिर जब अदालत ने उनको कहा कि आप करो, तो फिर उन्होंने ये केस उन्होंने लॉन्च किया कि अच्छा जी करें आप। फिर ये केस एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया और वो 6-7 साल वो आता गया जाता गया, उसके लोग तब्दील होते गए, बात आगे नहीं बढ़ी। और फिर आखिर में 2019 में ये स्पेशल कोर्ट में जस्टिस सेठ थे वकार साहब, उन्होंने और 2 और जजेस नजर अकबर साहब थे और शाहिद करीम साहब, उन्होंने 2-1 जजमेंट में ये कहा कि ये गिल्टी हैं और इनको सजाए मौत होनी चाहिए। और एक पैराग्राफ बहुत सख्त और बड़ा सख्त पैराग्राफ आया जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बड़ी नाराजगी का इजहार किया, PTI गवर्नमेंट की तरफ से भी, और फिर PTI गवर्नमेंट ने मुशर्रफ को बचाया जी। और इस अदालत को इसको पिटिशन एक और आई लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ इस जो भी बेंच बना और गवर्नमेंट ने चैलेंज किया इसको, उसकी हैसियत को चैलेंज कर दिया गया और गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने, हाँ जी, तो गवर्नमेंट ने मुशर्रफ को प्रोटेक्शन दी, नून लीग नहीं PTI ने, इमरान खान साहब की हुकूमत जी। फरूक नसीम साहब थे दिफा में आगे। अच्छा, और एक ये फरूक नसीम साहब लॉ मिनिस्टर थे, चौधरी साहब और ये सारे, और फरूक नसीम साहब मुशर्रफ के वकील भी रहे थे, और वो वकालत छोड़ के और वो प्रोसिक्यूशन में आ गए और वहाँ आके उन्होंने कहा कि ये तो केस ही नहीं बनता, ये गलत हुआ। तो मतलब ये है कि उन्होंने पहले एज अ प्रोसिक्यूटर डिफेंड किया, एज अ डिफेंस अटर्नी डिफेंड किया था, फिर एज अ प्रोसिक्यूटर आगे उल्टे हो गए और डिफेंड किया, और फिर अदालत ने ये सारा केस उड़ा दिया। उन्होंने कहा जी ये केस शुरू से आखिर तक गलत पैमाने पे था, और भी बड़े इसमें एडर्स एंड अबेटर्स थे, में फैसला दिया गया, और वो आए नहीं और दिया, और भी बातें की कि इसके साथ सिर्फ एक बंदा नहीं साजिश करता, आइन तोड़ता, और भी उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ, बहुत से इश्यूज बनू के उन्होंने केस की छुट्टी करा। तो वो केस उन्होंने अदालत की छुट्टी कराई, केस के हवाले से तो अभी क्वेश्चन है ना। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने अपनी तरफ से केस की छुट्टी करा दी और कहा जी सब खत्म, गलत, ओवरटर्न। उसके बाद एक पिटीशन आई, मेरा ख्याल है बार एसोसिएशन से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, या शायद हामिद खान साहब थे, उन्होंने ये चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को, और वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी अगेंस्ट दिस जजमेंट, और वो दिन है और आज का दिन है, वो अपील वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो किसी ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। ठीक है। तो उसके बाद जरदारी साहब की गवर्नमेंट चली गई, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चली गई, इनकी गवर्नमेंट आ गई, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब नवाज शरीफ साहब का जो केस बन रहा है, उनके ज़माने में क्या हुआ? उनके ज़माने में ये हुआ कि 2016 में रहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, और रहील शरीफ साहब ने आके नवाज शरीफ साहब से ये कहा कि ये हमारी इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और ये मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है
कि आप मुशर्रफ साहब को ECL से उतारें और ECL से उतार के इनको बाहर जाने दें। तो फिर एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ जिसके ज़रिए चौधरी निसार वॉज इंटीरियर मिनिस्टर, जिसके ज़रिए पहले इनको ECL से उतारा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको इजाज़त दिलवाई गई और फिर ये बाहर चले गए। और ये बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बता दिया कि मुशर्रफ मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं बड़ा मशहूर हूँ रहील शरीफ का, जिन्होंने मुझे मौका दिया पाकिस्तान से निकलने का और एक सर्वाइवल का। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर अब बड़ा क्लियर हो गया कि जजेस जिन्होंने आने जाने दिया और केसेस ख़त्म किया और अभी तक केस नहीं सुना। अफवाज तो चाहती थी कि उनके बंदे को कुछ ना हो जी। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में उनको जाने दिया गया, ठीक, और आर्मी की बात सुनी गई। क्या नवाज शरीफ साहब ये मुकदमा बनाना चाहते थे? अच्छा, अब आप लोग मैं ख़त्म कर लूँ। उसके बाद जरदारी साहब उससे पहले मुकदमा ही नहीं बनाना चाहते थे और नवाज शरीफ साहब ने मुकदमा तो बना दिया सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, मगर उसके बाद फिर जाने भी दिया और फिर इसका पीछा छोड़ दिया फ्रैंकली। और उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने मुकदमा ही ख़त्म कर दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर सारे पावर ब्रोकर्स इस मुल्क में एक सफ़े पे हैं तो वो ये है कि एक फ़ौज के चीफ को, ठीक है सर ये पहला चीफ तो नहीं है, इससे पहले भी 2 चीफ्स ने मार्शल लॉ लगाए थे तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ना जनरल अयूब के खिलाफ कुछ हुआ, ना जनरल ज़िया के खिलाफ कुछ हुआ, ना जनरल ज़िया के खिलाफ कुछ हुआ, ना किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और सारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों ने और अदलिया ने मिल के इन मामले इनके ऊपर मिट्टी पाई। तो आज वही सूरत हाल फिर आ गई है कि इस पे मिट्टी पानी है। अब आखिरी स्टेज है। आखिरी स्टेज ये है कि फैमिली ने ये रिक्वेस्ट की है कि उनकी जो डिजीज़ है वो बड़ी रेयर है और ही इज़ नाउ ऑन हिज डेथ बेड। और क्योंकि वो केस अभी पिटिशन केस तो ख़त्म हो गया है, एक अपील ही है और अपील सुनी नहीं जा रही है, तो इस अंटिल ही इज़ कन्विक्टेड, अब वो कन्विक्शन ख़त्म हो गई है, कोई स्टे नहीं मिली उसके ऊपर कि जी वो कन्विक्शन जो है वो स्टे नहीं मिली। तो अब वो ही इज़ नो लॉन्गर अ कॉन्विक्ट, तो उनको वापस आने दिया जाए, उनको तंग ना किया जाए, वो वापस आना के अपने घर में बैठ के अपनी वहाँ वो आके रहना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन बनी है। लेकिन आप कल कह रहे थे कि अरेस्ट उन्हें किया जाएगा। अब उनके खिलाफ और भी केसेस हैं। बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस भी चल रहा है अभी तक, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर बुगटी के ऊपर के केस, वो भी एक केस चल रहा है। इसी लाल मस्जिद का वाला केस, वो भी कोई, सबके केसेस तो हैं जब, और वो केसेस के अंदर गिरफ्तारियां होती हैं। तो अब बात यह है कि मुझे नहीं पता, अब याद नहीं है मुझे कि उनके ऊपर उन्होंने बेल ली हुई है नहीं, या वो चले गए थे और एब्सकॉन्डर हैं इन 2 केसेस। तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि वो अभी तो केसेस कहीं ना कहीं तो कुछ फंसे हुए हैं, तो वो अगर आना चाहें तो अपना फैसला है, वो आ जाए। अब उसमें नवाज शरीफ साहब या हों या फ़ौज ये चाहे या जो भी ना चाहे, कानून का तकाजा ये है कि वो वापस आएँ और वो आके और अदालत से अपनी बेल लें, और वो घर में अगर उनको कर दिया जाता है, सब जेल बना दिया जाता है एज, और ये पहले भी हुआ है, सब जेल बनती गई। और अब तो नैब कानून के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट जी बिल्कुल ऐसे ही है कि घर को सब जेल करार दिया जा सकता है। सब जेल करार दिया जा सकता है। बाय द वे पहले भी सियासी लोगों के लिए सब जेल करार दे दिया जाता है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। मगर जो असली इशू ये है कि इस वक्त सारी सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक सफ़े पे है कि हमने मुशर्रफ के खिलाफ कुछ नहीं करना एंड लेट हिम कम बैक। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है ये जो सारी डिबेट इस वक्त चल रही है, वो जैसे यूसुफ साहब ने, गिलानी साहब ने कहा कि ये इररेलेवेंट सी है। एक हकीकत है, हम जितनी मर्ज़ी बहस कर लें, एक हकीकत को तो अब वो लोग भी जो एक ज़माने में उसको नहीं पहचानते थे, अब पहचानने के लिए तैयार हैं। तो फिर इस सारी मशक का फ़ायदा क्या हुआ? एक वक्त था परवेज़ मुशर्रफ साहब के चक शहजाद को भी सब जेल करार दे दिया गया था, और आज ये सेनेट में भी बाकायदा बात की गई कि अगर आपने एक ताकतवर को ट्रायल नहीं करना आपने, तो आप फिर जेलें खोल दें, आप अदालतें बंद कर दें और आइन को एक्चुअली जो ख़त्म कर दें। इशू नहीं, ऐसे नहीं है। जो इशू ये बना हुआ है कि नून लीग ने बड़ी हार्ड लाइन दी थी जी, क्योंकि याद रहे कि नून लीग ने ही ये केस इनिशिएट किया था जी। तो आज जो तनकीद हो रही है नून लीग के ऊपर, वो 2 जगह से आ रही है।
एक वो आ रही है पीटीआई की तरफ से, वो तो एक मौका परस्ती है, उनका तो रोल मैंने आपको बता ही दिया कि उनका रोल क्या रहा, उन्होंने क्या किया और वो कौन होते हैं आज ये कहने वाले, तो वो तो छोड़ ही दें आप। दूसरी तनकीद आ रही है उन लोगों से जो कि जिन्होंने 100% वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनाया था, और उनका ये ख्याल था कि वोट को इज्जत दो का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। ये सारा कुछ इमरान खान ने सिखाया है नून लीग को, कि नून लीग के बयानिया को, क्योंकि इमरान खान साहब का पहला बयानिया ये था कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक हैं, और उन्होंने मुशर्रफ को माफ़ भी किया और छुट्टी भी दे दी। और जब वो उनको बाहर निकाला गया तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये हमारा साथ छोड़ गए और अब न्यूट्रल बन गए, और न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। और उसके बाद इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करना शुरू किया। अच्छा, ठीक है। तो अब वो हुआ ये है कि जैसे किसी को निकाला जाता है तो वो फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन ले लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी ली थी और अब नून लीग पीटीआई ने भी ले ली है। मगर दिलचस्प में फ़र्क क्या है, ये दोनों में एक ही रिस्पांस क्या है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब और उनके साथी भी सीख गए हैं कि असली हकीकत क्या है जी। और उधर जो पीटीआई वाले हैं उनको भी अब कुछ बात समझ आ रही है कि हकीकत क्या है। तो मैं समझता हूँ ये है इस मुल्क की तारीख, और मेरा ख्याल है ये जो डिबेट है ये इसकी सिर्फ एक अहमियत है। क्या? वो अहमियत ये है आयशा कि डिबेट होनी चाहिए, डिटेरेंस होना चाहिए। ये जो कानून की बालादस्ती है, अगर ना भी कानून को आप फॉलो करें और इस किस्म के जिन्होंने कहना कंडियाँ मारो तो फिर भी कानून की बात होनी चाहिए और इंसाफ की बात होनी चाहिए और आइन की बात होनी चाहिए। तो ये डिबेट जो है ये जायज़ है, ये होनी चाहिए, मगर हकीकत इसके बरक्स है, और होगा क्या, जो हकीकत कहेगी वही होगा। और उसमें यह आएगा कि बाकायदा फ़ौज को एक सियासी हकीकत के तौर पे तस्लीम किया जाए। इस बात पे बहुत तनकीद की जाती है कि ऐसा नहीं है, और फ़ौज ए पॉलिटिकल ख़ुद को कहती है। लेकिन ये जो इस तरह के मामलात हैं, कहा जा रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का मुकदमा शायद तारीख की दुरुस्ती का सबब बने, लेकिन अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और वो जमात जो कि इस बात की अलमबरदार थी कि वोट को इज्जत दो, अब वो अपने बयानिए से पीछे हटती दिखाई दे रही है, और वो इसकी बुनियाद इंसानी हमदर्दी को करार दे रही है। मामला है क्या, सेठी साहब ने खुल के बयान किया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और बहुत से सियासी इशूज़ जो इस मुल्क के महाज पे हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद कहेंगे। और जब बात हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की और सियासी जमातों की, तो कल DGISPR ने एक मीडिया टॉक की थी और उन्होंने एक बार फिर कहा था कि साजिश या मुदाखलत, वो जो तासुर पैदा किया जा रहा है उस हवाले से उन्होंने वजाहत की थी। लेकिन PTI इज़ नॉट बाइंग दैट। शीरी मज़ारी साहिबा और असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेहतर होगा कि DGISPR सियासी बयानात से गुरेज करें। DGISPR फिर आ गए सामने एक बार फिर, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की, कोई सियासी बयान नहीं दिया, इदारे की तरफ से वो बात करें, उसके तर्जुमान है, उसकी पोजीशन उन्होंने वाजे की। तो सेठी साहब जितनी बार वो वजाहत देंगे उतनी बार PTI उसको रद्द करेगी, तो इससे इम्प्रेशन क्या आएगा? आई एग्री विद यू। मेरा ख्याल है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पहले बयान की भी दूसरे की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। PTI तो कब से ये बात कह रही है और फिर तब्दील कर लेती है, और कोई यकीन भी नहीं कर रहा है इस बात को। एक दफ़ा दो दफ़ा हो गया ना जी। अब इसके ऊपर वो तो जितनी देर ये जितना ये रिस्पॉन्स करेंगे उतना वो और फिर से आएंगे। वो तो इसको बयानिए को जिंदा रखना चाहते हैं ना जी। तो आप जवाब देंगे तो वो जिंदा फिर मरता तो नहीं है। अब हम सारे जो है इस वक्त जो एक कंसेंसस है, नॉन PTI कंसेंसस इस मुल्क में, वो तो यही है कि ये सब ड्रामा खान साहब ने किया है। और इंडिपेंडेंट लोग तो जिनका कोई तल्लक नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो ये खुद कह रहे हैं कि जी ये एक बयानिया है। और ये एक तरफ कहते हैं जून में हमें पता चल गया था, तो जून में तो कोई रजीम चेंज की बयानिया नहीं था। फिर जब आपको पता भी चला कि आपका ख्याल है कि रजीम चेंज का बयानिया है 7 या 8 मार्च को, तो उसके भी पूरा महीना आप इंतज़ार करते रहे। जब फिर सब कुछ ही फारग हो गए, फिर जाके आपने कहा कि इसको बयानिया को निकाला जाए। और उसके बाद भी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तरदीद हुई है। एक दफ़ा आपके ज़माने में हुई है कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कोई कंस्पिरेसी का नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है उस प्रेस रिलीज में, जो कि आपने मुश्तरका की है। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी कॉल की, और फिर उसके तो कितनी दफ़ा इसका जवाब देंगे आप? तो मैं ये समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मगर हो ये रहा है कि PTI बहुत सख्त प्रेशर डाल रही है आर्मी चीफ के ऊपर, और ये हर रोज़ एक ट्रेंड निकाल देते हैं उनके खिलाफ। तो उनको डिफेंसिव करना चाह रहे हैं या उन पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो रास्ते से हट जाएँ और वो लोग आ जाएं जो उनके हमदर्दी में शेयर करते हैं, हमदर्द हैं उनके। और किसी तरीके के साथ ये सारा एक्सपेरिमेंट जो अब चल रहा है, जिसमें PTI बाहर है और नून लीग अंदर है,
और पीपल्स पार्टी अंदर है और वो बाहर है। ओनली पीटीआई इज आउट, हाँ, कोई पीटीआई आउट ना, और बाकी सियासी जमातें अंदर हैं। और एस्टैब्लिशमेंट ने विली नीली जिसे कहते हैं ना कि मजबूरी के तहत, क्योंकि खान साहब जिस रास्ते पे ले जा रहे थे वहाँ तो तबाही हो रही थी मुल्क की, और एस्टैब्लिशमेंट भी बदनाम हो रही थी, मुल्क भी तबाह हो रहा था, तो उससे हट के अब एक नया जिसे कहते हैं ना सिलसिला शुरू हुआ है, और वो आइनी और तरीके से हुआ है। जस्ट बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो वो शुरू हो गया काम। अब खान साहब चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रलिटी छोड़ के उनका साथ दे, जो कि जनरल बाजवा नहीं करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी, और ऊपर से ये फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट आपके गले पड़ा हुआ है। तो ये तो अब इस सिलसिले को तो चलना चाहिए और चलेगा। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने अब जिसे कहते हैं ना लास्ट डिच एफर्ट, कि अब वो बिल्कुल डेस्परेशन में आ गए हैं, लॉन्ग मार्च फेल हो गई है, ठीक है, लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, उनके अपने जो साथी हैं मीडिया के अंदर वो भी अपनी तनकीद कुछ थोड़ी बहुत करनी शुरू कर दी उन्होंने कि हाँ हमारी गलत फहमी थी, ये था वो था, और हम मिसलीड हो गए या मिसलेड हो गए, ये वो वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि अब ISPR को इस किस्म के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। ये करते रहेंगे, ये ट्रेंडिंग करते रहेंगे, सबको पता है ये ट्रेंड कैसे बनते हैं। ये 50 लोग बैठ के ये ट्रेंड बना देते हैं और 5000 के उसकी रीडिंग आ जाती है, हर एक के पास 10-10, 20-20 अकाउंट्स हैं। इट्स नॉट एन इश्यू। तो सेठी साहब इसमें तो एक ना एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो जवाब अदलिया से लेने की कोशिश की जा रही है, और आज एक बार फिर उन्होंने दोहराया शीरी मज़ारी साहिबा ने कि जुडिशल कमीशन के अलावा हम कोई बात नहीं मानेंगे, और इमरान खान साहब बतौर सरबराह PTI सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे जुडिशल कमीशन बनाने के लिए। तो एक तो ये कि इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाने का ये क्वेश्चन, और दूसरा ये कि आपके ख्याल में बना नहीं देना चाहिए। ये आयशा, ये अगेन वही बात है कि जब ये पावर में होते हैं तो मुशर्रफ साहब को एक्विट करवा देते हैं पूरी एक साजिश के तहत और फौज को खुश करने के लिए, और जब ये बाहर है तो आज तनकीद कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये बयान क्यों दिया है, और इनको तो फौज के खिलाफ बयान देना चाहिए था। अब इसी तरीके के साथ ये जो बात है ना कि एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बने, खान साहब पावर में थे जब तो तारिक खान साहब का नाम आया था ना, हाँ इन्होंने तो फिर नहीं किया ना, उन्होंने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, फिर आगे और नहीं था, नहीं आयशा नहीं थी कमीशन बनाने ABC के लिए, कोई और ABC नहीं था। तो बात यह है कि इन्होंने नहीं बनाई कमीशन। अब ये भी सोचने वाली बात है क्यों नहीं कमीशन बनाई, और जब बाहर आ गए हैं तो अब कहते हैं कमीशन बनाए। इन्होंने दरअसल प्रेसिडेंट साहब से खत लिखवाया था जी, सुप्रीम इन्होंने कमीशन गवर्नमेंट बनाती है जी, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कमीशन नहीं बनाई। इनसे कोई पूछे क्यों नहीं बनाई आपने, आपके पास पावर था, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं बना सकता आइन के तहत, सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है। आपको याद होगा ये जो कमीशन बनी थी नवाज शरीफ साहब की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नवाज शरीफ साहब ने खुद बनाई थी कमीशन, वो बाद में फिर JIT के अंदर गड़बड़ होगी, मगर उन्होंने एक कमीशन बनाई थी, कहा उन्होंने अपील की थी टू द सुप्रीम कोर्ट कि जी आप बनाएं। तो ये गवर्नमेंट बनाती है हर कमीशन, ये आइन के अंदर अदलिया खुद कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी नहीं बना सकती, कमीशन हो गया जैसे वो गवर्नमेंट बनाती है। तो इनको चाहते नहीं बनाई, इनको चाहिए था ना कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई तो उसके अंदर जो प्रेस रिलीज आई लिखते ना कंस्पिरेसी हुई है, नहीं लिखी। तो मसला ये अब बाहर आके कहते हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो शहबाज शरीफ ने जो के ज़माने में जो हुई है उसको हम नहीं मानते, ISPR जो कह रहा है हम नहीं मानते। तो बात ये है कि तो कमीशन कौन बनाता है? अब ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं। ऑपोजिशन अगर लिखेगी सुप्रीम कोर्ट को वो कमीशन नहीं बना सकते, कमीशन ओनली गवर्नमेंट कैन मेक। अब मेरा ख्याल है राना सनौला ने ये कहा कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हम बना भी देंगे कमीशन। अच्छा। ये कहा है, ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे गवर्नमेंट को क्या बनाए? नहीं, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता कि आप कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट कह सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि हम एक कमीशन बना रहे हैं और आप मेहरबानी करके उस कमीशन के अंदर फलाने जजेस जो हैं वो आप नॉमिनेट करें। अच्छा। ये कह सकती है। तो अब ये है कि इन्होंने ये प्रेशर डाला हुआ है कि कमीशन बनाए। क्यों? इसलिए ताकि ये बात जिंदा रहे, ये मामला हर रोज अखबारों में आए। आज कमीशन के आगे आयशा गई, आज कमीशन के आगे नजम सेठी गया, आज कमीशन ने फलाने को बुला लिया, आज कमीशन ने ये बुला लिया, ताकि खबरें बनती रहें, ये बयानिया जो है ये जिंदा रहे, स्नोबॉल इफेक्ट आ जाए और बढ़ता जाए बढ़ता जाए। हर रोज उनके बयानिए पिट रहे हैं, राइट। तो वो अब उनके लिए रह क्या गया है कि एक दो बयानिए, एक तो महंगाई जो कि जिसकी सारी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए वो बुला के इधर लाना चाह रहे हैं, दूसरा ये कि ये बयानिया फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, प्रेशर फ्रॉम द आर्मी, और अपना बयानिया कि जी हमें एक ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है।
तो इनके लिए तो इनका तो फ़ायदा है इस चीज़ को ज़िंदा रखने में। तो हुकूमत को बिल्कुल कोई कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है और आर्मी को कोई डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस बयानिया को ये मीडिया ही फ़ारग कर देगा इस बयानिया को, और इनके लोग खुद जो है वो मुतमईन नहीं है कि ये क्या। तो ये पीटीआई तो यही कहेगी ना कि हुकूमत कुछ छुपाना चाह रही है, जुडिशल कमीशन बना दे और उसके बाद जो निकलेगा सामने आ जाएगा, जैसे वो 4 तो उसका जवाब ये होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं बनाई, चुप, खत्म। अच्छा, वैसे इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि जुडिशल कमीशन बन जाए, जुडिशल इंक्वायरी अगर होगी तो वो किन की रिपोर्ट्स पे रिलाई करेगी? सिक्योरिटी एजेंसी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो किन की रिपोर्ट्स पे? वो एक तो फॉरेन ऑफिस को बुलाएगी, अच्छा, वो ना गवर्नमेंट को बुलाएगी तो ना ही बुलाएगी इमरान खान साहब को, बल्कि वो बुलाएगी फॉरेन ऑफिस को, वो खत देखेगी और फिर सिक्योरिटी एजेंसियों को बुलाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही बात होनी है। तो मैं समझता हूँ अगर बना देते हैं तो वो तो अभी वही इसी कंक्लूजन पे आएगी कि कोई साजिश नहीं थी। मगर सवाल ये है कि अगर आप ऐसी कमीशन बनाते हैं तो उसके साथ इनका बयानिया जो है वो जिंदा रहता है, जो कि इस वक्त बड़ा निहायत नेगेटिव बयानिया है। और अगर ये इकॉनमी की रेस्टोरेशन ना हुई और फिर प्रॉब्लम्स बन गए तो फिर सारे मुल्क ही जाएगा। तो इनको उसका फिक्र नहीं है, इनको तो सिर्फ अपना पड़ा हुआ है कि किसी तरीके के साथ हम वापस पावर में आ जाए, फिर देखा जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। ये बयानिया 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चुप। और फाइनली अगर ऐसी कमीशन बनती है और ये हर रोज़ बातें आती हैं तो फिर भी आपके तल्लुकात जो इस वक्त आप कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ आपके तल्लुकात बहाल हों, FATF से आप उतरें और आपको इमदाद मिले, तो ये जब कमीशन बन जाएगी और हर रोज़ खबरें आएंगी इसी किस्म की, जिसके अंदर हर रोज़ अमेरिका का जिक्र आएगा, हर रोज़ ये आएगा वो आएगा, उसके साथ और भी आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। ये सारी जो रिवाइवल, इकॉनमी की रिवाइवल की स्ट्रैटेजी है, धज्जियाँ उड़ जाएंगी उसकी। देयर इज़ नो नीड फॉर सर कमीशन, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। ओके, सियासी बयानिए में रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आएंगे, मज़ीद बात करते हैं। शो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे पंजाब के अखाड़े की, जहां 2 इजलास हुए। मतलब परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है, तो गवर्नर साहब को ऑर्डिनेंसेस जारी करने पड़े, जिसके बाद बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि मामला रिजॉल्व हो गया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं ये गैर आइनी इक़दाम हैं जिसमें उनके इख्तियारात ख़त्म किए गए, जो कोई खुसूसी इख्तियारात दिए गए थे 2019 में, जो उसके मुख्तलिफ शिकें उनको भी ख़त्म कर दिया गया, प्रिविलेजेस एक्ट है जो उसको ख़त्म कर दिया गया। पंजाब कैबिनेट ने डिसीजन किया कि वजारत कानून के मातहत पंजाब असम्बली परफॉर्म करेगी। क्या मैटर अब रिजॉल्व हो गया? नहीं। कैसे? देखिए, जहाँ कोई कानूनी कार्रवाई होती है फिर उसके ऊपर अपील होती है। इस वक्त एक हद तक तो हो गया हाल। अच्छा। वो ये कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई, गवर्नर साहब ने अदालत ऑर्डिनेंसेस निकाल दिए, परवेज़ इलाही साहब के पावर्स ले लिए। पहले ऐसे ही पावर्स मिले थे जिसने दिए थे उसने, उस वक्त और कोई उसने, इस गवर्नर ने वो पावर्स। लेकिन इसे कू कहा जा रहा है, दिस इज अ कू। नहीं, तो पहले भी कू हुआ था, इनको पावर देने का, तो पावर वापस लेने का भी तो कू है। ये सियासत के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। इमरान खान ने कितने कू किए कि ऑर्डिनेंसेस के ऊपर करते गए, कानून साजी तो की नहीं। तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ये कू शू आप कर लें जो मर्जी, कू इज़ नॉट अ राइट वर्ड फॉर दिस। आप समझें कि दी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, उसने अपना कानूनी हक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल की है कानून के मुताबिक। अब वो कानून के मुताबिक उनका ये कहना कि उन्होंने की है, उसको चैलेंज करेंगे स्पीकर साहब। अच्छा। होगा क्या? चैलेंज तो अदालतों में पड़ा रहेगा ना, वो तो वक्त लगता है चैलेंज के, तो उतनी देर में ये जम जाएंगे। अब ये जम जाएंगे और ये अब अपनी असेंबली वो परवेज़ इलाही साहब को अगर कोई इधर उधर हुआ उठा के बाहर फेंक देंगे। अब वो फिर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिर भी हो सकता है, हर किस्म की चीज़ हो सकती है, और डिप्टी स्पीकर के साथ ये चलाएंगे और परवेज़ इलाही साहब का पावर गिर गया। मगर मामला अदालत में है। जैसे दूसरा मामला जो है वो उधर है, शहबाज साहब का, वो उधर है, किधर है? लाहौर हाई कोर्ट। उनका नहीं, वो हमजा का जो केस है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। ओके। मैं कर रहा हूँ बाई इलेक्शन की। जी 17 जुलाई को है वो इलेक्शन। तो अब ये 17 जुलाई तक स्टेबल हो गए। जी, ये 17 जुलाई तक ये स्टेबल हो गए। उस वक्त जाके पता चलेगा कि ये अगर तो पीटीआई को वोट पड़ गया तो फिर इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी यहाँ, और अगर पीटीआई को वोट ना पड़ा, इनको वोट पड़ गया, तो फिर परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल फारग हो जाएंगे। इस महीने के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने ये फैसला करना है कि कोई मुकमुका करके काम आगे बढ़ाना है या नहीं।
और फिर तो इस मैं समझता हूँ कि अगले ये माह के अंटिल द बाई इलेक्शंस आप देखेंगे जोड़ तोड़ आड़ मार कुटाई लड़ाई झगड़े, बट अथॉरिटी जो होगी वो हमजा की हुकूमत की अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, हुकूमत की अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन ये जितना गैर आइनी काम किया जा रहा है, गैर आइनी कौन कहता है? जो चले परवेज इलाही साहब कर रहे हैं, तो जो आइनी काम जो कानूनी काम हो जी, तो ये जो भी चैलेंज होगा आइनी है कि नहीं आइनी, हाँ, तो ये जो भी हो रहा है, आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है इस सिचुएशन का पंजाब में? देखिए जिम्मेदार कौन है, अब जिम्मेदार तो अगर पहले दिन से ही आरिफ अलवी साहब जिस किस्म की रुकावटें कर रहे हैं वो ना करते तो फिर ये शायद यहाँ हम बात ही ना पहुँचती। मगर सूरत हाल ये सियासत है ना, अब सियासत के अंदर मेजॉरिटी जो जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो पीटीआई की मेजॉरिटी ख़त्म हो गई, तो फिर तो कशमकश होनी थी। अगर वो मेजॉरिटी ना ख़त्म होती तो पीटीआई की हुकूमत थी यहाँ चौधरी परवेज इलाही के साथ, ठीक है ना, मगर क्योंकि वो उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग कर दी, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गए, अब बाई इलेक्शन होने हैं, इनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई है, अब उन्होंने उनके ज़्यादा नंबर हैं इन द करंट असेंबली जी, तो दैट इज़ ये सब आईनी है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि गैर आईनी है, ठीक है, ये आईनी है। सवाल ये है कि जिसको जो चैलेंज आ रहा है वो भी आईनी है, तो अब ये अदालतें फैसला करेंगी कि आईनी क्या है और गैर आईनी क्या है, और ये तब तक कानून दोनों साइड्स कानून को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसमें चौधरी शुजात हुसैन का एक स्टांस आया सामने और निजी चैनल ने भी रिपोर्ट किया कि मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, ये भी खबरें थी कि उनको सरबराही से हटाने की कोशिशें पार्टी के अंदर हो रही हैं। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई कि जो परवेज इलाही साहब की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है, अरकान असेंबली उधर जाएँ और उसकी हिमायत करें, और तमाशबीनों ने तमाशा लगा रखा है। आपको लगता है कि वो ऐसा कहेंगे? देखिए शुजात साहब की कोशिश दो किस्म की कोशिश होगी, एक तो उनकी कोशिश ये होगी कि परवेज इलाही साहब पीटीआई का साथ ना दें, इस्टेब्लिशमेंट का साथ दें, राइट, इशारे की इंतज़ार करें, और अगर इशारा नहीं आता अच्छा तो ये जो इस वक्त हुकूमत है पीडीएम की उसके साथ ताउन करें, ये चौधरी शुजात चाहेंगे, और क्यू के अंदर कोई दरार ना आए, क्यू के अंदर क्यू बरकरार रहे। उन तो परफेक्ट था उनके लिए जो पहला जो सिलसिला चला था, जो ऑफर आई थी सीएम के ये सीएम रहेंगे और अगली इलेक्शन जब भी होगी इनको हम 10-12 सीटें मिल जाएंगे जो इनको चाहिए। तो ये किस्म का पुराना हिस्टोरिक अकॉर्ड था बिटवीन क्यू, पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, और ये लोग कहते थे ये हो नहीं सकता, नवाज शरीफ साहब कभी भी माफ नहीं कर सकते, मानेंगे नहीं, और चौधरी भी कभी नहीं मानेंगे कि इनको इनके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, ये अपना लफ्ज की पैरी परवरी। बिल्कुल परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में इसका इजहार भी किया था, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी उन्होंने अपने शुक्र का इजहार किया था। जी, तो ये बहुत बड़ा कदम था और ये चौधरी शुजात की ब्लेसिंग्स थी इसको, इसीलिए सबसे बड़ा शौक तो उनको पहुंचा कि जब ये परवेज इलाही साहब रातों रात उठ के कहीं और चले गए। अब वो सारा जिन्हें कहते हैं ना मसला बना हुआ है, क्यू के लिए मसला बना हुआ है, परवेज इलाही साहब के लिए मसला बना हुआ है, नून लीग के लिए मसला बना हुआ है, पीपल्स पार्टी के लिए मसला बना हुआ है, चौधरी शुजात के लिए मसला बना, पंजाब मसला बना हुआ है, लेकिन और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बना हुआ है। वो चाहेंगे कि पंजाब के अंदर स्टेबिलिटी आए। अच्छा, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रहती है पंजाब के अंदर तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? अगर फेडरल गवर्नमेंट उसके खिलाफ है तो पंजाब कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है, तारीख हमें ये बताती है कि जब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक सियासी जमात हो और पंजाब के अंदर दूसरी सियासी जमात हो तो पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की लड़ाई झगड़े चलते हैं। ये हम सिंध के मामले में देख सकते हैं, सिंध के मामले में आपने देख लिया, और आपने पंजाब की अगर तारीख देखे, जब नवाज शरीफ साहब थे यहाँ और बेनजीर भुट्टो थी वहाँ, तो लड़ाई झगड़े चलते थे और आप समझे कोई काम ही नहीं होता। इवन जरदारी साहब के दौर में भी हमने देखा गवर्नर राज लगा, फिर उसके बाद क्या हुआ वो भी मिसाल हमारे सामने है। आपसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब आपसे लेंगे, आपके बयानात के ऊपर ही बात की गई है। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके बारे में एक जनरल परसेप्शन है और आपके नाकदीन भी ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत के अच्छे फ़ैसलों पर भी आप कड़ी तनकीद करते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के हर तरह के इक़दाम को आप सराहते नज़र आते हैं। इसकी एक मिसाल ये भी है कि पिछली हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये देने का ऐलान किया, उसको आपने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, आपकी इस हवाले से एक वीडियो भी वायरल है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस महंगाई के दौर में 2,000 रुपये देने का ऐलान किया तो आप उसको भी सराहते नज़र आते हैं कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर आप कड़ी तनकीद करते नज़र आते हैं। लेकिन इस हुकूमत के बारे में जो एक परसेप्शन है, एक आम राय है और जनरल पब्लिक में ये बात हो रही है कि ये हुकूमत बैसाखियों के ऊपर आई है,
तो क्या आप समझते हैं कि इस हुकूमत के लाने वालों में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था या है? अब ये बताएं कि उनके 12,000 क्यों बुरे और इस हुकूमत के 2,000 कैसे अच्छे? नहीं, मैं ज़रा इस पर मैंने ये जब सवाल आया मैं बड़ा खुश था ये आया, क्योंकि मैं खुद बात करना चाह रहा था, फिर मैंने कहा यार मैं कैसे बात करूं। फिर जब ये वीडियो आई, एक वीडियो जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने कहा उसका जवाब सोचा मैं दूंगा, बड़ा मुख्तसर सा जवाब मैंने ट्विटर के ऊपर दिया। मगर अब ये जो सवाल आ गया है तो ये मुझे मौका मिल गया है कि इसके ऊपर अब मैं खुल के बात करूँ, उनको समझाऊँ। पहली बात तो ये है कि ये जो वीडियो है ज़ाहिर है इनके ऊपर असर हो गया उसका मकसद ये था कि ऐसे लोगों के ऊपर जो जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाते हैं जब किस किस्म की कोई वीडियो आती है और उसके अंदर एक कट करके एक चीज़ लगाई जाती है, फिर एक कट करके दूसरी कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जाता और नहीं बताया जाता, तो बिल्कुल ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अब मुझे मौका मिल गया है और ये इस वीडियो ने जो कि मेरे खिलाफ बनाया गया, PTI ने बनाया है, इस मुझे मौका मिल गया। अब इस वीडियो में ये क्या कहा गया कि मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से उसकी तनकीद की थी, जबकि इमरान खान ने 2019 में कोविड के ज़माने में उसके लिए कुछ इकदाम किए। एहसास प्रोग्राम में ना कोरोना के फंड से उन्होंने जी। और अब मैंने जब इन्होंने किए हैं तो मैंने इनकी तारीफ़ की है और उस वक़्त मैंने उनकी तनकीद की थी। ये बेसिक इशू है। तो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका नाम तब्दील करके इन्होंने एहसास प्रोग्राम कर दिया था, आपने कहा था ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो इमरान खान कर रहे हैं, और आज ये कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं वाह वाह बड़ी अच्छी बात की। तो पहली बात तो ये जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि खान साहब ने उस वक्त, ये बात ज़ाहिर है बेचारे तारीख तो नहीं पता, ना ये पता कि उस वक्त हुआ क्या था क्या नहीं, एक वीडियो लगा दी और उसके ऊपर उसको वायरल कर दिया। इमरान खान साहब के बयान है, और अगर चाहेंगे तो इनको चाहिए थोड़ी सी रिसर्च कर ले, गूगल पे जाएं और देखें इमरान खान साहब ने क्या कहा था। इमरान खान साहब ने कहा था कि हमने 1200 अरब रुपए कोविड रिलीफ के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, गरीबों के लिए हमने इकट्ठे किए हैं 1200 अरब रुपए। और पहाड़ की बात की और निकला चूहा। जब एक्चुअली मौका आया पैसे देने का तो उन्होंने 144 अरब रुपया सिर्फ, समझे 10% जो इन्होंने वादा किया था कि हम देंगे 1200 अरब, इन्होंने सिर्फ 144 बिलियन का इन्होंने बजट बनाया। और वो भी बजट बनाया 9 मिलियन फैमिलीज़ के लिए और 12,000 रुपये पर फैमिली, जिसकी वजह से उन्होंने 144 बिलियन का एक खाता बनाया। मैंने तनकीद की थी, मैंने कहा था आपने वादा किया था 1200, चले 1200 नहीं तो 5,000, 500 ही कर देते, कुछ करते तो सही। ये 140 अरब रुपए के साथ ये कैसे ये मसला हल होगा। और दूसरी बात ये कि ये कोई आपने नई बात तो की नहीं, ये तो पुराने बजट में ये लिखी हुई थी कि ये साल के दौरान 12 महीने में आप ये पैसे देंगे जी। हमने उस वक्त भी तनकीद की थी कि 12 महीने में तो और पैसे होने चाहिए थे। आपने एक ढेला नहीं बढ़ाया, ड्रामा किया, और वो जो 12 महीने का बजट आपने बनाया हुआ था 144 बिलियन का जी आयशा, वो आपने 3 महीने में का काम दे देंगे। क्या कोविड 3 महीने के लिए आया था? कोविड तो 2 साल चला यहाँ। लोगों की जो बेरोजगारी थी और जो तकलीफ हो रही थी और जो बिजनेस बंद रही और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, वो क्या 3 महीने के लिए थी? तो मैंने इस मौजू के इस तरीके से उसको तनकीद की कि ये तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स है ये, और ये 3 महीने में आपने करके फारग कर दिया और बाकी क्या होगा जी। तो मैंने ये तनकीद की थी। और फिर मैंने ये कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए, एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक नाम बना हुआ है, इसकी एक तस्लीम हुई हुई है, ये उनका क्रेडिट उनको जाती है, और आपने तो बढ़ाया भी नहीं है, ये किया भी कुछ नहीं, और आपने इसको एहसास बना दिया, आपने क्रेडिट लेने की कोशिश की जी। तो उसको उस पैमाने पर रख के आज जो कुछ हुआ है, आज ये हुआ है कि 14 मिलियन फैमिलीज को इन्होंने 24,000 रुपया दिया है, विच मीन्स 364 बिलियन, 144 बिलियन एंड 364 बिलियन, ठीक। 9 मिलियन फैमिलीज वर्सेस 14 मिलियन फैमिलीज। तो मैंने कहा अब जाके समझ आया, अब पता चला है कि कुछ देने को गरीबों के लिए कुछ पैसे नहीं, जिनकी इनकम 40,000 से कम है, ये पैमाना भी रखा। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया कि उस वक्त ये सूरत हाल थी और आपने कुछ नहीं किया जी। अब उसके वो सूरत हाल के बहुत कम सीरियस सिचुएशन है अभी, ओके, और आपने इससे इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये अप्रिशिएट। तो अभी लास्ट मिनट में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, माजी में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार के बारे में क्या सवाल था इनका? कि माजी में आप इन्होंने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को लाई जी। अब बात यह है कि आप अगर देखें तो एस्टैब्लिशमेंट तो चुप करके बैठी रही है। 5 महीने लगे हैं इनको कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं आपके खिलाफ। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इस गवर्नमेंट को निकालना होता तो वो एक झटके के साथ निकाल सकती थी। ये मैं कुछ 100 दफ़ा कह चुका हूँ, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस
और कहते किसी को कि ले आओ, और ये इनके जो लोग हैं, इनके साथी हैं, उनको कहते कि आप अलग हो जाओ। जैसे हमने सेनेट में भी देखा, जो हर जगह पे ये हुआ। फिर वोट तो ऑफ हमने कहा कि कॉन्फिडेंस अगर के वो मामले इनको में। निकालना चाहते तो उनके पास तो ये 5 महीने की क्या जरूरत थी? ये तो 5 महीने ये सारा सिलसिला चला, और आखिर में आके डामक ऐसे ऐसे था, डामक डोल था आखिरी दिन तक। और खान साहब खुद समझते थे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात ये है कि ये भी एक पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई गई है, और ये वीडियोस जो हैं इसके जरिए वो असरअंदाज होती हैं ऐसे अच्छे लोगों को, जिनके जो जेन्युइनली समझना चाहते हैं और जो नौजवान है उनको मिसलीड किया जाता है। जी, तो ये है हकीकत। उसकी बुनियाद में बहुत सी बारीकियां हैं जिनको जाने बगैर आप नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। प्रोग्राम के हवाले से आप फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।